जय श्री राम। आज आपके सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ और एक बहुत अच्छी जानकारी। इससे पहले जो मैंने स्कॉलरशिप पे जो वीडियो बनाया था, श्रमिक कार्ड पे जो स्कॉलरशिप मिलती है, उसका पूरा पूरा विवरण इस वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपका किस कोर्स में कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो आप जो इस श्रेणी के अंतर्गत, जो श्रमिक श्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं अभिभावक, वो अपने छात्र छात्राओं के लिए आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब उस सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप उसका फॉर्म कैसे आप भरें, कहाँ भरें। तो आज इस वीडियो के साथ पूरी पूरी जानकारी रहेंगी कि आप श्रमिक जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो कैसे भरें। और आपके जो छात्र छात्रा हैं उनके भी ये उलझन रहती है कि हम फॉर्म कैसे भरें। और कई बार क्या होता है कि फॉर्म गलत भी भर देते हैं, जानकारी भी नहीं होती है उनके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगाएं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो ये तमाम यानी फॉर्म से संबंधित तमाम जानकारी आज इस वीडियो के अंतर्गत रहेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए आप। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप अच्छी प्रकार से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्स अच्छी प्रकार से नहीं लगा पाएंगे। और जब फॉर्म अच्छी प्रकार से भरा नहीं होता है और डॉक्यूमेंट्स लगे नहीं होते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है या बार बार आपको करेक्शन के लिए आता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लें कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या कहाँ कौन सी जानकारी भरनी है, कहाँ क्या ध्यान रखना है और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो ये आपकी पूरी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। चलते हैं फॉर्म पे। यहाँ आपके सामने फॉर्म दिखाई दे रहा है। फॉर्म का जो पहला पेज आता है वो दिखाई दे रहा है, मेन पेज इसको अपने कहते हैं। इस पे लिखा हुआ है भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल। भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल। और ये है 2025 यानी इसी साल का ये फॉर्म है। करंट में इसी यही फॉर्म भरा जा रहा है। इसमें पहली एंट्री क्या देखिए, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास। यानी योजना का नाम है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का नाम, जिसमें आवेदन किया जा रहा है। यानी निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल योजना के अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हैं। तो ये योजना का नाम है। पहला जो एंट्री आते हैं वो आते हैं हिताधिकारी का नाम। अब यहाँ हिताधिकारी कौन है ये अपने को यहाँ पहचानना है। और जो छात्र छात्रा इस फॉर्म को भरते हैं तो उनके सामने ये उलझन रहती है कि हिताधिकारी है कौन। तो मैं आपको बता दूं, ये हिताधिकारी जो आपके पेरेंट्स का श्रमिक कार्ड बना है, वो जिसके नाम से श्रमिक कार्ड बना है वो ही हिताधिकारी है। तो यहाँ जिसके नाम से श्रमिक कार्ड बना है उसी का नाम यानी हिताधिकारी नाम, यानी उसी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ श्रमिक कार्ड बना है उसका नाम लिखोगे। पिता पति का नाम, यानी जो श्रमिक कार्ड बना है उनके पिता या पति का क्या नाम है। यदि महिला है तो पति का नाम आएगा और यदि पुरुष है तो उनके पिता का नाम आएगा। उसके बाद जन्म तिथि व आयु, यानी उनकी जन्म तिथि क्या है ये आपके उसके आधार कार्ड में लिखी होगी, या कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में जन्म तिथि लिखी होती है। तो आधार कार्ड से यहाँ आपकी जन्म तिथि लिख लेंगे, क्योंकि आजकल आधार कार्ड में जन्म तिथि होती है और आधार कार्ड साथ में लगता है। तो आधार कार्ड की जन्म तिथि आप यहाँ पे लिखें, ताकि वहाँ फॉर्म चेक हो तब डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का कोई मिसमैच न हो। तो इसलिए आपको आधार कार्ड की जन्म तिथि यहाँ पे लिखनी है। आयु वर्षों में जो जन्म तिथि दी हुई है उसके आधार पर यहाँ आयु निकाल लीजिए। जैसे मान के चलो उदाहरण के तौर पे किसी की जन्म तिथि 1/1/1984 है, तो आप 25 यानी 1/1/25 तक वो कितनी आयु होगी तो उसके आधार से यहाँ पे टोटल आयु यहाँ लिख दोगे। तो उसकी आयु 41 वर्ष होती है, तो यहाँ आपके कितने लिख दोगे, उनकी 41 वर्ष आयु आ जाएगी। यहाँ जिसका श्रमिक कार्ड बना है, जिसका नाम आप भर रहे हो, उनकी यहाँ पे फोटो लगानी है। तो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चिपका देवे। जिनके नाम से श्रमिक कार्ड बना है उन्हीं की यहाँ पे आपको फोटो लगानी है। यहाँ पे क्या लगेगी, फोटो लगेगी, उनकी फोटो लगानी है। पता मकान संख्या ये भी आधार कार्ड में लिखा होता है, भी आपका पता ये मकान संख्या क्या उसमें लिखा होता है। मोहल्ले का नाम उसमें लिखा होता है। ग्राम पंचायत, ग्राम क्षेत्र, वार्ड संख्या, शहरी क्षेत्र, यहाँ उसमें भी डिटेल आपको भरनी थी, दिया होता है आधार कार्ड में। ब्लॉक, शहर, आपका ब्लॉक कौन सा है। जैसे तहसील, ब्लॉक का मतलब यहाँ तहसील है, तहसील आप लिखे कौन सा है। जिला, आपका जिला कौन सा है, यहाँ आपको जिला भरना है। यानी जैसे मान के चलो आप राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हैं, तो आपको यहाँ ब्लॉक हनुमानगढ़ लिखा जाएगा और जिला भी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हनुमानगढ़ लिखा जाएगा। यदि हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील से हैं तो आप यहाँ के ब्लॉक नौहर लिखा जाएगा और जिला आप यहाँ पे हनुमानगढ़ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार राजस्थान के जिस जिले से आप हैं उसी जिले का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे
5वां जो टॉपिक आता है वो आता है हिताधिकारी द्वारा किया जाने वाला कार्य। यानी जो हिताधिकारी है वो कार्य क्या कर रहा है, यानी वो श्रमिक है किसका, जैसे बेलदार है, मिस्त्री है, बिजली का कार्य करता है, या मजदूर नरेगा है। यानी यहाँ इन श्रेणी में से कौन सी श्रेणी में आता है वो यहाँ अपने को यहाँ पे भर देना है। जैसे बेलदार है तो यहाँ बेलदार भर दोगे, यदि मिस्त्री है तो यहाँ पे मिस्त्री भर दोगे, यदि बिजली का कार्य करता है तो यहाँ बिजली का कार्य भर दोगे, और यदि नरेगा में जाता है तो नरेगा मजदूर है तो वहाँ पे नरेगा कर दोगे। तो इस प्रकार यहाँ जिस श्रेणी में आता है उसी का यहाँ पे नाम लिख दोगे। उसके बाद इस कॉलम में नीचे दिया गया है मोबाइल नंबर, यानी यहाँ आपको मोबाइल नंबर भरने हैं। यानी आपके जिसका श्रमिक कार्ड बनाया उसके आपके यहाँ मोबाइल नंबर भर दें। यहाँ ध्यान दें, मोबाइल नंबर आप किसी का भी भर सकते हैं, लेकिन ऐसा मोबाइल नंबर भरें कि जिसमें आपसे सूचित आपसे कोई संपर्क करे तो वहाँ संपर्क किया जा सके, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ सके, यानी तमाम ऐसा नंबर जो आपको चालू अवस्था में और चालू रहे, ऐसे ही नंबर आपको यहाँ देने हैं। जन आधार कार्ड संख्या, यानी जिसका अपने श्रमिक कार्ड बनाए उसी का जन आधार कार्ड की संख्या यहाँ भरनी है। जन आधार कार्ड पे संख्या दी होती है, यानी पूरे परिवार का जन आधार कार्ड होता है, तो वो संख्या अपने यहाँ लिख दोगे। आधार कार्ड संख्या, अब ये आधार कार्ड संख्या आपका श्रमिक कार्ड बनाए उनकी आधार संख्या देनी है, यहाँ परिवार की नहीं देनी है। जिनका श्रमिक कार्ड बनाए उन्हीं के ही आधार संख्या यहाँ लिखनी है। जॉब कार्ड संख्या, जॉब कार्ड जिसका बना होता है, जो जिसका श्रमिक कार्ड बना है जॉब कार्ड पे, तो वो यहाँ जॉब कार्ड संख्या लिख दोगे। हिताधिकारी का पंजीयन संख्या, यानी जो आपका श्रमिक कार्ड बना है उसमें पंजीयन संख्या लिखी होती है, वो पंजीयन संख्या यहाँ लिख दोगे। पंजीयन तिथि, किस तारीख को आपने श्रमिक कार्ड आपका बनाया उस पर लिखा होता है। श्रमिक कार्ड पे 2 तिथि लिखी होती है, यहाँ ध्यान दें आप। एक तो निर्माण तिथि होती है, वो होती है पंजीयन तिथि, तो पंजीयन तिथि लिखे। एक होती है एक्सपायरी डेट, यानी वैधता समाप्ति। तो वैधता समाप्ति यदि किसी कार्ड का हो गया तो वो भी आप ध्यान दे ले में, यदि किसी कार्ड एक्सपायर हो गया है तो कार्ड को रिन्यू करवा लें, क्योंकि एक्सपायर कार्ड से आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली है। तो आप अपने श्रमिक कार्ड को आप देख लें कि आपका एक्सपायर तो नहीं हो गया है, यदि हो गया है तो आप उसको रिन्यू करवा लें। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है, आपके विद्यार्थी का रिजल्ट आता है उससे पहले का रिन्यू होना चाहिए, उससे पहले का बना होना चाहिए, तो ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। यदि रिजल्ट के बाद आप रिन्यू करवाते हैं या रिजल्ट के बाद आपका श्रमिक कार्ड बनता है तो उस साल की छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आगे वाले साल की आपको मिल सकती है। अगला है अंतिम बार अंशदान जमा करने की तिथि। अंतिम बार अंशदान जमा कब हुआ, यह आप खाली छोड़ देना, आपके समझ की बात नहीं है। पंजीयन अधिकारी का पद नाम स्थान, यानी श्रम विभाग या हनुमानगढ़ लिखा गया। इसी प्रकार श्रम विभाग जिस जिले से आप उसी का नाम लिखोगे। श्रम विभाग गंगानगर से गंगानगर लिखोगे, श्रम विभाग जयपुर से जयपुर लिखोगे। श्रम विभाग, BDO, सैन निर्माण विभाग, PHD, जलदाय संसाधन विभाग आदि आते हैं। हिताधिकारी के बैंक खाते का विवरण, हिताधिकारी के बैंक खाते का विवरण, यानी यहाँ आपको बैंक की पासबुक आपको चाहिएगी। तो हिताधिकारी का मतलब जिनका श्रमिक कार्ड बना है, यानी जिसकी ये डिटेल भर रहे हो उसी का ही बैंक खाता होना चाहिए। यहाँ आपको ध्यान देना है कि कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी, देखते हैं कि मैं मेरा खाता दे दूं, तो आपके खाते में नहीं आएगी। ये स्कॉलरशिप जिनका श्रमिक कार्ड बना है उसी के ही खाते में आएगी, तो इसलिए जिसके नाम का श्रमिक कार्ड बना है उसी का ही यहाँ पे आपको खाता विवरण देना है। बैंक का नाम लिखना है, उस पासबुक में दिया होता है, जिसका अकाउंट बना है उसी पासबुक में बैंक का नाम लिख दें आप। बैंक की शाखा नाम भी उस पासबुक में दिया होता है, बैंक की पासबुक में देख के आप यहाँ पे लिख दें। खाता धारक का नाम, यानी आपका जो श्रमिक जिसका अकाउंट जिसका बैंक खाता खुला है उसी का नाम यहाँ पे आएगा। खाता संख्या, ये भी पासबुक पे लिखा होता है, खाता संख्या, अकाउंट AC नंबर, अकाउंट नंबर लिखा होता है तो वो यहाँ लिख देवें। ये अकाउंट नंबर, ये बैंक विवरण है, वो सावधानी पूर्वक भरें आप, किसी प्रकार की गलती नहीं हो। 3 बार मिला लें आप पासबुक के साथ भरने के बाद, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप ऐसी बैंक खाते में ही आनी है। यदि आपका कहीं से कोई गलत डिजिट भर दिया गया तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो बैंक विवरण सावधानी पूर्वक भरें आप, 2 बार चेक कर ले, 3 बार चेक कर ले। बैंक का IFSC कोड, ये भी पासबुक में दिया होता है, बैंक का IFSC कोड दिया होता है, आप IFSC कोड भर ले में। MICR, ये भी आपको वहाँ कॉपी पे दिया होता है, उससे आप भर सकते हैं। ये आपकी बैंक विवरण आप उनकी भर दोगे। यदि हिताधिकारी के नामित द्वारा आवेदन किया जा रहा है तो नामित का आधार कार्ड, यानी हिताधिकारी के किसी हिताधिकारी के नामित द्वारा आवेदन किया जा रहा है तो नामित का आधार कार्ड आएगा, भामाशाह कार्ड आएगा, नामांकन तथा बैंक खाते का विवरण अंकित आपको करना होगा। यदि पति पत्नी दोनों हिताधिकारी हैं तो पति पत्नी के संबंध में जानकारी, यदि
पति और पत्नी दोनों ही हिताधिकारी यानी दोनों के नाम से ही श्रमिक कार्ड बना है, दोनों ही श्रमिक हैं, तो यहाँ आपको जानकारी देनी पड़ेगी। हिताधिकारी पति पत्नी का नाम यहाँ आएगा, पंजीयन संख्या तिथि वहाँ उनकी आएगी और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे क्या करना है, हिताधिकारी के हस्ताक्षर अंगूठा यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं, किसके, जिसके नाम से ये फॉर्म भर रहे हो वो यहाँ पे साइन करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ साइन आप अवश्य करवाएं उनके। ये आपका पहला पेज है वो कंप्लीट हो जाता है आपके फॉर्म का। फॉर्म का जो दूसरा पेज आता है वो ये आता है, ये है 2 नंबर पेज, वो है 1 नंबर और ये है 2 नंबर पेज, यही 2 नंबर पेज आता है। यहाँ जो फोटो लगानी है 2 नंबर पेज पे वो छात्र छात्रा की लगानी है, यानी स्कूल जो पढ़ रहा है आपका, यदि छात्र है तो उस छात्र की फोटो लगेगी, यदि छात्रा है तो उस छात्रा की फोटो यहाँ पे लगानी है, और छात्र है तो छात्र की लगानी है। यहाँ निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना हेतु हिताधिकारी की घोषणा, यानी ये घोषणा कौन कर रहा है, हिताधिकारी कर रहा है, यानी जो श्रमिक कार्ड जिसके नाम से बना है वो यहाँ पे ये घोषणा कर रहा है। वो क्या कर रहा है, मैं का मतलब यहाँ क्या आएगा, आगे ब्रैकेट में लिखा है हिताधिकारी का नाम, यहाँ जो पहला पेज अपने भरा है जिसके नाम से उसी का नाम यहाँ आएगा, यानी जिसके नाम से श्रमिक कार्ड बना है उसी का नाम यहाँ भरा जाएगा। उसके बाद पुत्र पुत्री पत्नी, यानी इनके इनके पिता का नाम या इनके जो पुत्र पुत्री या जो पत्नी जो भी है वो यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ भरना है। मैं घोषणा करता हूँ मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ आपको क्या करना है, आगे लिखा है छात्र छात्रा का नाम, यानी यहाँ आपके छात्र छात्रा का नाम भरना है। ये ध्यान देना, यहाँ आपके छात्र छात्रा का नाम, छात्रा है तो छात्र का नाम आएगा, छात्रा है छात्रा का नाम आएगा, जिसकी फोटो साथ में लगाई गई है, यानी यहाँ फोटो लगी है उसका छात्र छात्रा का। मेरा पुत्र, यदि पुत्र है तो पुत्र पे टिक मार्क कर दे, पुत्री है तो पुत्री पे कर दे, पत्नी है तो पत्नी पे कर दे। उसने शैक्षणिक वर्ष 24-25 में, यानी जो पीछे वाला हमारा सेशन अभी गया है 24-25 में, कक्षा, यहाँ पे जो भी कक्षा है, कक्षा 6 है तो कक्षा 6 लिख दीजिए, 7 है तो 7 लिख दीजिए, 8 है तो 8, 9 है तो 9, 10, 11, 12। और यदि कोई बीए कर रहा है तो बीए फर्स्ट ईयर की है तो बीए यहाँ फर्स्ट कर दें, बीए सेकंड ईयर की है तो बीए, बीएससी फर्स्ट है, बीए बीएड फर्स्ट किया तो बीएड फर्स्ट, बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट किया तो बीएससी बीएड फर्स्ट, सेकंड किया सेकंड, थर्ड किया, जो भी कक्षा है उसको यहाँ पे भर देना है। परीक्षा स्कूल कॉलेज, यदि स्कूल की कक्षा है तो यहाँ उस स्कूल का नाम आएगा, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ आ जाएगा, या फिर कोई दूसरा स्कूल का नाम है, जो भी स्कूल का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। से यदि कॉलेज से किया है, हाई एजुकेशन कर रहा है तो यहाँ कॉलेज का नाम आ जाएगा। से श्रेणी यानी ग्रेड, जो अभी रिजल्ट आपको आया आ गया और उस रिजल्ट की ग्रेड बननी है, फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड डिवीजन है थर्ड डिवीजन, यानी यहाँ डिवीजन भरनी है, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी इसकी डिवीजन आती है वो डिवीजन आप यहाँ भर दोगे। ये भी मार्कशीट में अंकित होता है। उत्तीर्ण है और वह वर्तमान में, अब जैसे मान के चलो वर्तमान में वो पढ़ रहा है, कक्षा 6 उत्तीर्ण की 7 में पढ़ रहा है तो वो पढ़ ही रहा है, सभी स्वाभाविक सी बात है। बीए फर्स्ट ईयर किया तो सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, यदि बीएड फर्स्ट किया है तो सेकंड ईयर में पढ़ रहा है। तो यदि वो आगे पढ़ रहा है तो फिर अपने क्या करना है, इसमें एंट्री करनी है। यदि मान के चलो लास्ट डिग्री उन्होंने कर ली, बाद में कहीं एडमिशन नहीं लिया, तो फिर यहाँ कोई एंट्री नहीं करनी है, तो उस शिक्षण संस्था का नाम आ जाएगा। संस्था में कक्षा, आगे वाली कक्षा लिख देंगे, यहाँ 6 उत्तीर्ण किया तो 7 लिख दोगे, बीए फर्स्ट ईयर किया तो सेकंड ईयर लिख दोगे, बीएड फर्स्ट किया तो सेकंड ईयर, बीएड सेकंड ईयर लिख दोगे, पढ़ रहा है पढ़ रही है ये आप अंकित कर दोगे। यदि कक्षा 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे प्रवेश नहीं लिया है तो स्पष्ट अंकित करें। यदि 12 पढ़ने के बाद उन्होंने आगे प्रवेश नहीं लिया तो यहाँ स्पष्ट अंकित करना है अपने को कि उसके बाद उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। आगे क्या लिखा है, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदन में दिया गया समस्त विवरण सत्य है तथा विवरण मिथ्या पाए जाने पर मैं योजना से प्राप्त होने वाली राशि लौटाने के लिए बाध्य रहूंगा। यानी ये जो भी आपने लिख भरा है ये पूरी सत्य, एकदम सही जानकारी भरी है, किसी प्रकार की कोई गलत सूचना नहीं दी है। यहाँ आप इसकी घोषणा कर रहे हैं तो यहाँ जानकारी एकदम सही है। हस्ताक्षर हिताधिकारी के, यानी यहाँ आपके ही हस्ताक्षर, यानी जिसके नाम से फॉर्म ये जो आपका श्रमिक कार्ड बना है उसी के ही यहाँ हस्ताक्षर होने हैं। तो जिसके श्रमिक कार्ड बना है उसी का आपकी यहाँ हस्ताक्षर करवा ले। इसके बाद इस पेज में दूसरा पार्ट आता है, ये पहला पार्ट था आपकी घोषणा थी, दूसरा पार्ट आता है शैक्षणिक संस्था के प्रमुख का प्रमाण पत्र। अब यानी जहां से छात्र जिन्होंने क्लास उत्तीर्ण की है या जहां वो पढ़ रहा है उनके द्वारा ये सत्यापित करना है। उस संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जावे जहां छात्र
छात्रा पढ़ रहे हो या अंतिम बार अध्ययनरत हो, यानी जहाँ छात्र छात्रा पढ़ रहा है या अंतिम बार अध्ययनरत है वहीं से ही आपको यहाँ से करवाना है। प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ क्या लिखोगे, छात्र छात्रा का नाम लिखा जाएगा, यानी यहाँ अब आपको श्रमिक कार्ड वाले का नाम नहीं लिखना है, यहाँ छात्र छात्रा का नाम लिखना है जो पढ़ रही है। छात्र छात्रा का नाम लिख दें। पुत्र पत्नी, अब यानी आपका नाम आ जाएगा, छात्रा जिसकी है तो वो उसके हिसाब से उसका नाम है, यदि पत्नी है तो पत्नी का नाम आ जाएगा, ये जो भी है तो यहाँ पे आ जाएगा। इस शैक्षणिक संस्था में कक्षा पाठ्यक्रम, यानी यहाँ फिर कक्षा आपको लिखनी है कि कौन से पाठ्यक्रम में वो नियमित रूप से अध्ययनरत है। यदि अध्ययनरत है तो यहाँ आपको कक्षा अध्ययनरत की लिखनी है, तो यहाँ पे आगे लिखा है 2025-26 वर्ष में नियमित रूप से अध्ययनरत है, तो यहाँ अध्ययनरत की कक्षा लिखनी है आपको। उसने उक्त कक्षा पाठ्यक्रम इस संस्था, यदि उक्त संस्था पाठ्यक्रम इस संस्था, यानी यहाँ संस्था का नाम लिखना है। स्कूल होता है स्कूल का नाम लिख दोगे, कॉलेज है तो कॉलेज का नाम लिख दो, शैक्षणिक सत्र 24-25 में उत्तीर्ण की है। अब यदि वो कक्षा पढ़ रहा है तब तो आप वो कक्षा पढ़ने में लिखोगे, यदि उन्होंने उत्तीर्ण किया है तो उत्तीर्ण करने वाली क्लास यहाँ पे लिखोगे कि उन्होंने उत्तीर्ण किया 2024-25 में। और यह संस्था कहाँ से संबंध है, यानी जैसे कॉलेज है तो वो कॉलेज कौन से विश्वविद्यालय से है, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और जो बीकानेर के जो कॉलेज हैं वो सारे सारे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आते हैं, तो यहाँ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय भरोगे। इसी प्रकार जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी भरोगे। तो इस प्रकार जहाँ की यूनिवर्सिटी लगती है उसी का यहाँ नाम लिखोगे। स्कूल है तो आप यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर लिखोगे, यानी पूरे राजस्थान के स्कूलों का यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर लिखा जाएगा, क्योंकि उसी से बोर्ड से ही वो संबंधित है। तथा केंद्र राज्य, यहाँ पे सरकार का नाम लिखना है कि वो किस सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, राजस्थान सरकार लिखना है। किससे है, राजस्थान सरकार से, चाहे वो स्कूल है चाहे वो कॉलेज है, वो सभी को यहाँ क्या लिखोगे, राजस्थान सरकार लिखोगे। राजस्थान सरकार से, राजस्थान सरकार ये मान्यता के द्वारा उल्लेख करें तो यह मान्यता प्राप्त है, राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त है, ये चीज यहाँ पे लिखनी है। शैक्षणिक संस्था का पूरा पता, यहाँ उस संस्था का पूरा पता लिख देना है, यानी उसका संस्था का पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर, यानी यहाँ जो भी संस्था है उस संस्था का प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य या प्राचार्य जो भी है वो यहाँ अपने क्या कर देंगे, यहाँ साइन अपने यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ नीचे अपना नाम उल्लेख कर देंगे या उनका नाम क्या तो वो लिख देंगे, और नीचे पदनाम की मोहर लगा देंगे, यानी मोहर अपनी सील, संस्था की सील लगा करके उनके यहाँ पे साइन करने हैं। तो ये कॉलेज की संस्था की तरफ से आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या है, इस प्रकार आपका फॉर्म पूरा पूरा फिलअप हो जाएगा, यानी यहाँ आपका फॉर्म है वो पूरा फिलअप हो चुका है, आपने अच्छी प्रकार से भर चुका है। तो इस प्रकार अपना फॉर्म है वो आप भर देंगे। अब इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, ये भी एक समस्या होती है कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे फॉर्म के साथ। तो अभी अपने उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे चलते हैं कि इस फॉर्म में डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, और वो लिस्ट, डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या रहने वाली है, उस लिस्ट पे अपने चलते हैं कि लिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं। फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच करना है, श्रमिक छात्रवृत्ति फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट, यानी श्रमिक छात्रवृत्ति का जो ये फॉर्म भरा है इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे। नंबर 1, आधार कार्ड, किसका, जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है उसका, यानी ये फॉर्म जिसके नाम से भरा है। जन आधार कार्ड उसी का ही चाहिएगा जिनका श्रमिक कार्ड बना है। राशन कार्ड उसी का चाहिएगा जिसका श्रमिक कार्ड बना है। बैंक अकाउंट की पासबुक उसी की चाहिएगी जिनका श्रमिक कार्ड बना है। ई श्रम कार्ड उसी का चाहिएगा जिनका श्रमिक कार्ड बना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो ये उसी की चाहिए जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है। इतने डॉक्यूमेंट चाहिएंगे जिनका श्रमिक कार्ड बना है उनके, ये डॉक्यूमेंट्स उनके लिए हैं जिनका श्रमिक कार्ड बना है उनके लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आप लगाओ तो उस पे इनके साइन होने चाहिए, यानी स्वयं के साइन, स्वयं का मतलब जिनका श्रमिक कार्ड बना है जिनके नाम से बना है तो वो यहाँ साइन हर एक डॉक्यूमेंट से अपने करें। तो सत्यापित डॉक्यूमेंट्स को अपने आप को ही करना है, तो इसलिए अपने साइन, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पे साइन आप करवा लेवे जिनका श्रमिक कार्ड बना है उसी के। उसके बाद विद्यार्थी के डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, विद्यार्थी के डॉक्यूमेंट भी साथ में हैं। विद्यार्थी की अंक तालिका, जिस कक्षा है उन्होंने पास किया है उस पास की कक्षा की अंक तालिका अपने को यहाँ लगानी है। विद्यार्थी का आधार कार्ड, ये उसका आधार कार्ड अलग फोटोकॉपी लगेगी, और विद्यार्थी की एक पासपोर्ट साइज फोटो भी इनके साथ आपको ये जो चिपकानी है फॉर्म पे वो मैंने आपको बता दी वो भी चाहिए, यानी विद्यार्थी की भी एक फोटो चाहिएगी।
ये 3 डॉक्यूमेंट्स है वो विद्यार्थी के लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे भी ध्यान दें, विद्यार्थी इन डॉक्यूमेंट्स पे अपने साइन अवश्य करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट करेक्शन में अपने साइन होते हैं, तो अपने सिग्नेचर अवश्य, अपने हस्ताक्षर अवश्य करें। प्रत्येक फोटोकॉपी पे अपने हस्ताक्षर आपको करने हैं, जहाँ पे भी फॉर्म पे हस्ताक्षर करना है वहाँ करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके आपको एक अपने नज़दीकी कोई से भी मित्र पे आपको सबमिट कर देना है, यानी वो आपका ऑनलाइन सबमिट कर देगा। और ऑनलाइन सबमिट होते ही आपके पास क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा जिस मोबाइल नंबर आपने दिया है, और आप निश्चित हो जाएंगे आपका फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका है। तो इस प्रकार जो भी श्रमिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनका श्रमिक कार्ड बना है, तो वो श्रमिक कार्ड चाहे वो पिता का या माता का या संरक्षक का, जिसका भी श्रमिक कार्ड बना है, उस श्रमिक कार्ड पे आप छात्रवृत्ति आपके छात्र छात्राओं को मिल सकती है। तो आप अपना श्रमिक कार्ड पे ये छात्रवृत्ति फॉर्म विद्यार्थी का अवश्य भरें, और आप इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं, ताकि उनको शिक्षा में संबल प्रदान हो सके, आर्थिक संबल मिल सके। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसी खुशी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार की जानकारी के अन्य वीडियो आते हैं तो आपको समय समय पे मिलते रहें। और वीडियो को अन्य लोगों को भी सेंड करें, ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें। जय श्री राम।